चलो 3D शॉर्ट रिवीजन एक बार करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं एक बार। हाँ, तो आज अभी पहले मैं बेसिक्स ऑफ 3D करवा रहा हूँ इसमें। हाँ, तो क्या है कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक्स, वाई और जेड ये एक्सिस होता था, ठीक है। या नीचे वाले को वाई ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक्स ले लेता हूँ, ये वाई ले लेता हूँ, ये जेड ले लेता हूँ, ठीक है। क्लॉकवाइज काउंटर के बारे में चिंता नहीं करते हैं, ठीक है। अभी तो अगर मैं ये वाला पॉइंट पी अगर एक ले लेता हूँ, ए बी और सी, तो व्हाट इज विल बी द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। ये हर समय मॉड एक्स होगा, ये हर समय मॉड जेड होगा, ठीक है। ये वाला ये होगा नहीं क्या, या इस वाले टर्म में बोलोगे तो मॉड सी हो जाएगा ये, ठीक है। मॉड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस है तो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लेन, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लेन से अगर मैं पूछूं तो वाई जेड है तो मॉड ए होगा। डिस्टेंस ऑफ जेड एक्स प्लेन है तो मॉड बी होगा। तो एक तो ये हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं तुमसे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ सकता हूँ, ये एक्सो वाई प्लेन है। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ए बी सी टू, तो सबसे पहले अगर एक्सो वाई प्लेन बोलूं तो ये वाले प्लेन में, एक्सो वाई प्लेन में हाइट जीरो हो जाएगा, तो ये मुझे मालूम है कि ए बी जीरो होता है, ए बी जीरो। अगर मैं वाई और जेड प्लेन पूछूं तो क्या होगा, तब बोलो खुद। हाँ सही बोल रहे हो तुम लोग, जीरो बी और सी। और जेड ओ एक्स प्लेन पूछूं तो एकदम सही, ए जीरो और सी, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि नहीं, मैंने पी से क्या किया, मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक ड्रॉप किया एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये 3D डायग्राम है एम। हाँ, तो अगर मैं तुमसे व्हाट विल बी द फुट ऑफ फ्रॉम पी ए बी सी टू एक्स एक्सिस, तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉप कर रहे हो तो श्योर है एम, तो हमारे पास ए जीरो जीरो होगा क्योंकि यही इसी का प्रोजेक्शन होता है ये एक्स एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर अगर मैं बोलूं तो एन जीरो बी जीरो, और जेड एक्सिस के ऊपर बोलूं तो के जीरो जीरो सी। तो इससे मैं अगर पीएम का लेंथ तुमसे पूछूं तो ये लेंथ पीएम का लेंथ अगर पूछूं तो पीएम का लेंथ, मतलब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू एक्स एक्सिस, तो तुम्हें पी का कोऑर्डिनेट मालूम है, तुम्हें एम का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो ये रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस। तो देखो यार, एक्स एक्सिस के साथ जब ले रहे हो तो बी और सी आ रहा है, तो वैसे ही अगर वाई एक्सिस के साथ लोगे तो श्योरली ये रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा। और अगर मैं जेड एक्सिस के साथ लूं तो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कॉपी में अगर लिखना है तो इसे लिख लो। हाँ, चलो तो आगे निकलो। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है बेसिक्स में, वो आता है डायरेक्शन रेशियो का, एन कोसाइंस। तो अगर मैं ये एक्स एक्सिस मानूं, ये वाई एक्सिस मानूं, ये जेड एक्सिस मानूं, और कोई भी एक अगर मैं लाइन ले लूं, वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगा, सपोज वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है, और ये वेक्टर वी बार है ओ, और इसे पी ले लेता हूं। तब एल अपना कॉस अल्फा था, एम हमारा कॉस बीटा था, और एन का वैल्यू कॉस गामा था, जहां पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू वन होता था। अब ओपी एक वेक्टर सपोज दिया हुआ है जिसका लेंथ मुझे मालूम है, सपोज इसका वेक्टर आर है, तो अगर मुझे ओपी वेक्टर मुझे मालूम है, ठीक है, जिसका लेंथ मुझे मालूम है आर है, तो अगर मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना, एक्स के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना चाहूं, जैसे ये अगर मैं ए बी सी ले लेता हूं, तो ये लेंथ ए था, तो ए जो होगा वो मेरे लिए आर कॉस अल्फा होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन है ए का लेंथ। ये जो बी है, ये वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन है, एंगल बीटा बना रहा है, इसलिए बी इज इक्वल टू, ये सब फिंगर मेमोरी में होना चाहिए रे, आर कॉस बीटा, सी इज इक्वल टू आर कॉस गामा।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुमसे ओपी वेक्टर पूछूं, जिसको तुम क्या लिख सकते थे, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, अब तुम इसे, इसका मैग्नीट्यूड आर और किसके टर्म में लिख सकते हो, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप के टर्म में। तो तुम एक चीज देख रहे हो कि अगर ये वाला वेक्टर आर है तो आर बार के साथ अगर मैं मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देता हूं तो अल्टीमेटली ये मुझे एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, जो एक यूनिट वेक्टर है, इन डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर। तो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, ये सब चीजों को याद रखोगे। और इनका कोई भी प्रोपोर्शनल चीज, जैसे अगर मैं तुमसे कहता हूं कि सपोज कोई भी ए बी सी, ये ए बी सी तो पॉइंट मैंने ले लिया, मगर इन जनरली अगर मैं ले लेता हूँ कैपिटल ए बी सी, और ऐसा है कि ये प्रोपोर्शनल टू एल एम एन है, तो ए बी सी जो है ये मुझे डायरेक्शन रेशियो कहलाता था, यही था। और अगर एबीसी तुम्हें मालूम है तो यहां से तुम एल एम एन निकाल सकते हो। प्लस माइनस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि डिपेंड करता है, ठीक है, तुम दोनों ही ले सकते थे, ठीक है। मैं अभी उस चीज को छोड़ रहा हूं, जैसे मैं डायरेक्टली अगर एक डायरेक्शन का बात बोलूं तो अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा सी बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये मुझे डायरेक्शन कोसाइन दे देगा डायरेक्शन रेशियो से, ठीक है। तो अगर जैसे मैं तुमसे पूछूं इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस है, अब इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस का मतलब ये हो जाता है कि एल एम और एन का वैल्यू सेम होना पड़ेगा, और तुम जानते हो कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वन होता है। तो इससे एल का वैल्यू 1/√3, एम का वैल्यू 1/√3, प्लस माइनस में आ सकता है रे, हाँ, ऑप्शन में देख लेना, हाँ, ठीक है, 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। तो ये वो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन है विच इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, ठीक है। चलो आगे चलो, ठीक है, चलो आगे चलता हूं। तो चलो, तो हमें अब क्या है, कुछ सम्स में लेके आया हूं, एक बार ये सम्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद चीजों को खत्म करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि इस टाइप से तुम्हें एलिमेंट के बीच में, ठीक है, कोई एक रिलेशन दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि उसके बीच का एंगल निकालो। फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ट्वाइस एल प्लस ट्वाइस एम माइनस एन इक्वल टू जीरो, और एम एन प्लस एन एल प्लस एल एम इक्वल टू जीरो। तो समझ में आ रहा है, जब हम ये दोनों को सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एल एम एन का एक वैल्यू नहीं मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा, तो दो अलग अलग सेट मिलेगा, उनके बीच का एंगल पूछ रहे हैं। तो यहां से एन का जो वैल्यू होगा वो ट्वाइस एल प्लस ट्वाइस एम हो जाएगा, और वो वाला वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो वही तो ज्यादा बेटर होगा ना, तो ये हो जाएगा एम, एन के बदले क्या हो जाएगा, ट्वाइस एल प्लस ट्वाइस एम प्लस एन, ट्वाइस एम प्लस ट्वाइस एल, ट्वाइस एम प्लस ट्वाइस एल प्लस एल एम इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस एल एम प्लस ट्वाइस एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल एम प्लस ट्वाइस एल स्क्वायर प्लस एल एम इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज ट्वाइस एम स्क्वायर प्लस 5 LM प्लस ट्वाइस एल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ब्रेक करोगे तो ट्वाइस एम प्लस एल इंटू एम प्लस ट्वाइस एल इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज या तो ट्वाइस एम प्लस एल का वैल्यू जीरो होगा, और नहीं तो एम प्लस ट्वाइस एल का वैल्यू। तो देखो तुम्हें दो सिस्टम मिला है, ध्यान से देखो, हाँ,
तो तुम्हें दो सिस्टम मिला है और अब तुम्हें ये दो सिस्टम से क्या निकालना है, रेशियोज निकालना है। तो यहां से तुम कर क्या सकते हो कि यहां से जैसे अगर तब मैं एल का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, माइनस ट्वाइस एम लिख सकता हूँ ना। तो यहां से क्या मुझे एन का वैल्यू नहीं मिल जाएगा तब, एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एल माइनस ट्वाइस एम है और ट्वाइस एल प्लस ट्वाइस एम है, तो माइनस फोर, तो माइनस, तो ये माइनस ट्वाइस एम ही होगा। तो इसका मतलब एल मुझे क्या मिला, माइनस ट्वाइस एम, एम का तो वैल्यू एम ही है और एन का वैल्यू क्या मिला, माइनस ट्वाइस है। तो इसलिए इसका अगर मैं डायरेक्शन को रेशियोज का बात बोलूं, तो जो रेशियो एल एम एन था वो अब मुझे क्या हो गया, वो सब एम के टर्म में मिल गया। देखो माइनस ट्वाइस एम, एम और क्या, माइनस ट्वाइस एम। तो अगर इसे तुम एम 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 कैंसिल कर सकते हो, माइनस वन टू और माइनस टू। ठीक है, तो वैसे ही अब क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने किसके लिए निकाला, एल के लिए निकाला, तो एग्जैक्टली फर्स्ट जो चीज अभी मैंने फर्स्ट पेयर के लिए किया, वही चीज अब मैं सेकंड पेयर के लिए भी कर सकता हूं। जस्ट वेट अ मिनट। अगर मैं इसके लिए करूंगा तो m का वैल्यू कितना निकला, माइनस ट्वाइस एल, और यहां से फिर वही सेम चीज n का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस ट्वाइस एल। तो मतलब एल, m और n जो है वो सिस्टम अब मुझे कैसा दिखेगा, l तो l दिखेगा, m माइनस ट्वाइस एल, n माइनस ट्वाइस एल। तो ये सिस्टम का डायरेक्शन रेशियो कैसा मिला, वन माइनस टू और माइनस टू। तो ये दो मिला, तो इनके बीच का जो फॉर्मूला था अपने बीच में एंगल का, वो था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो अगर मैं ये डालूं तो तो अब ये वाले में डालूंगा, तो जैसे ये मेरे पास किस कौन कौन सा है, ये है और ये है। तो इसके रेस्पेक्ट में डालूंगा तो एक माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू प्लस फोर डिवाइडेड बाय नाइन, रूट ओवर नाइन, मगर अल्टीमेटली ये तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब दो सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो जो मिल रहा है उनके बीच का अगर मैं एंगल निकालूं तो वो मुझे 90 डिग्री मिल रहा है। आया समझ में, चलो आगे चलूं, गुड, आगे चलते हैं। तो अब उसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन लाइन एल हुज डायरेक्शन कोसाइन देना जरूरी है रे, डायरेक्शन कोसाइन इज एल एम एंड एन। तो ए सपोज तुम्हें मिला है x1 y1 z1, बी है x2 y2 z2, ये ए है ये बी है मेरे लिए, और मुझे इसका प्रोजेक्शन चाहिए। इस लाइन के ऊपर सपोज जिसका डायरेक्शन रेशियो एल एम और एन है। तो प्रोजेक्शन का मतलब अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ये इसका लेंथ चाहिए मुझे, ये रेड वाले का लेंथ, इस वाले का लेंथ, इसका लेंथ चाहिए। और इसका लेंथ जो होता है वो होता है मेरे पास एल टाइम्स ऑफ एम एन का जो लेंथ होता है, इससे प्रोजेक्शन कहते हैं, x2 - x1 प्लस m टाइम्स ऑफ y2 - y1 प्लस n टाइम्स ऑफ z2 - z1। ठीक है, अब यही चीज कभी कभी तुम देखोगे कि ये नहीं देके व्हाट दे विल गिव यू 1 पॉइंट a x1 y1 z1, दे विल वन गिव यू 1 पॉइंट b x2 y2 z2, और इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्शन रेशियो दे विल अगेन विल गिव यू c x3 y3 z3 और d x4 y4 और z4। और जब, तब बस अंतर ये हो गया कि ए बी तो मालूम है मुझे, इसका डायरेक्शन रेशियो नहीं मालूम।
मगर अगर मुझे एंड पॉइंट्स मालूम होते हैं तो इसका मतलब है कि मैं इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ। वो था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और मेरे लिए z2 माइनस z1। डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता हूँ, डिवाइड कर दूंगा उसके मैग्नीट्यूड से और फिर ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ। ठीक है, देखना है तो देख लो। बस देखते जाओगे तो नहीं हो पाएगा, तुम्हें फिर अब ये सम सॉल्व भी करना होगा। समझ में आ रहा है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट हुज, तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, उसे डायरेक्शन कोसाइन में पहले चेंज कर लेना और फिर सॉल्व करके देख लेना। अब वही चीज कभी कभी कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म में तुमसे पूछा जा सकता है। जैसे अब ये वाला सम है और क्या पूछ रहा है, द प्रोजेक्शन ऑफ डायरेक्शन लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब प्रोजेक्शन दिया जाता है तो ध्यान से देखो, पहला वाला जो होता है वो एक्स कंपोनेंट ऑफ लाइन होता है, तब दूसरा वाला जो होगा वो वाई कंपोनेंट होगा और तीसरा वाला जो होगा वो जेड कंपोनेंट होगा। समझ में आ रहा है मेरा क्या कहना है? मेरा कहना है कि सपोज ये मेरे पास एक लाइन है, ओरिजिन से ही ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, ये एक लाइन है। तो मुझे अगर मालूम है ये एंगल अल्फा और ये आर है, तो ये तो आर कॉस अल्फा था ना, मतलब आर इंटू एल हो जाता था। और यही ये जो लेंथ है, ये जो रेड वाला मेरा जो लेंथ है ना, ये रेड वाला जो लेंथ है इसे मैं कंपोनेंट कहता हूं। तो ये तो लेंथ ए था मेरे पास, अगर पॉइंट ए बी सी था, नहीं क्या? और मुझे अगर ए बी सी मालूम है तो लेंथ भी मुझे मालूम चल गया वेक्टर का। तो द प्रोजेक्शन ऑफ द डायरेक्ट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 12, फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट मिल गया तो लेंथ जो होगा वो तो मुझे मिल गया, कितना, रूट ओवर ऑफ क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस कितना, एन स्क्वायर। और मुझे वो पॉइंट भी मिल चुका है क्या, 12 4। अगर मुझे ये पॉइंट मिल गया, ओरिजिन मुझे मालूम है 0,0,0, तो यहां से मैं इसका डायरेक्शन रेशियो तो मेरे पास यही हो जाएगा ना, 12 4 3। और फिर जब मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, चलो उसके बाद लास्ट सम में आते हैं। इस सम को एक बार पढ़ के देखो। इन यूनिट क्यूब, हाँ, तो पहले एक यूनिट क्यूब बनाता हूं। ये ओरिजिन ले लेता हूँ, ये पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये मेरा यूनिट क्यूब है। ये बी ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ, ये डी ले लेता हूँ, ये ई ले लेता हूँ, ये एफ ले लेता हूँ, ये पी ले लेता हूँ। क्या पूछ रहा है? पहले द एंगल बिटवीन, क्या, डायगोनल ऑफ अ क्यूब एंड डायगोनल ऑफ अ फेस स्क्यू टू इट। स्क्यू का मतलब जो उसे इंटरसेक्ट नहीं करता है। मतलब अगर मैं पहले वाले में डायगोनल ऑफ द एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ अ क्यूब, तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब मैं ओपी वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, एंड डायगोनल ऑफ अ फेस स्क्यू टू इट। तो ओपी से स्क्यू वाला कौन सा होगा, जो मतलब जो ओपी के साथ, ओपी के प्लेन में नहीं है, तो मैं वो सी वेक्टर ले सकता हूँ, नहीं क्या? सी वेक्टर देखो, ये तो फेस डायगोनल है, नहीं क्या, और ये इससे स्क्यू है, क्योंकि ना तो, ठीक है, ओपी को तो कट नहीं कर रहा है वो कहीं भी, ना तो पी से पास कर रहा है ना तो ओ से पास कर रहा है। तो डायगोनल फेस, डायगोनल ऑफ अ फेस स्क्यू टू इट, तो ये तुम्हारे पास जो होगा ये सी हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं तुमसे एंगल किस किस के बीच में निकालने बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ
ओपी वेक्टर और सी वेक्टर। अब ओपी वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो तो निकाल सकते हो ना, क्योंकि तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें ओ मालूम है, तुम्हें पी मालूम है। तो ओपी का डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 1 1 1। और सी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 - 0 - 0 0, 1 - 0 1 और 0 - 1 - 1। तो अगर ये मालूम है तो इनके बीच का तो कॉस थीटा निकाल के टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो बस एक बार स्पीड में आप बता दूं तुम लोगों को, द एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ टू फेसेस ऑफ अ क्यूब थ्रू द सेम वर्टेक्स, मतलब सेम वर्टेक्स से पास करना चाहिए। तो कौन कौन सा ले सकते हो, कोई भी वेक्टर डायगोनल ऑफ कोई भी वेक्टर ले लो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। डायगोनल ऑफ टू फेसेस कह रहा है, ठीक है, फेस फेस डायगोनल अगर कह रहा है तो जैसे ओ से ले लो या सी से ही ले लो, जैसे तुमने सी तो निकाला ही है। तो एक सी ले लो और एक सी ए ले लो, नहीं क्या? ये ले सकते हो। तो हेंस यहाँ पे जैसे सीई ले सकते हो, सी वेक्टर और कौन सा वेक्टर, सी ए वेक्टर। उसके बाद वाला था एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ अ क्यूब, तो डायगोनल ऑफ द क्यूब पूछ रहा है तो वो ओपी लेते हैं। एंड डायगोनल ऑफ अ फेस इंटरसेक्टिंग इट, इंटरसेक्टिंग इट मतलब अब इंटरसेक्ट करने वाला कोई जो फेस डायगोनल होगा वो तो ओबी, क्योंकि वो ओ में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ओपी यहाँ पे ओपी ले लो और क्या ले लो, ओबी ओडी ले लो, ओबी ले लो। और एनी मेन डायगोनल ऑफ अ क्यूब, कोई भी दो मेन डायगोनल ले लो। तो वो तो दिख ही रहा है सर, एक तो आपने ओपी लिया ही है और एक देखिए ना, आप एक काम कीजिए, किसको ज्वाइन कर देते हैं बोलो, सी और डी को ज्वाइन कर देते हैं, नहीं क्या? तो सी और डी एक मेन डायगोनल है, ओपी और सी डी, उनके बीच का डायरेक्शन रेशियो लेके एंगल निकाल लो। आ गया आंसर, तो दिया ही हुआ है, ट्राई करके देख लेना एक बार। तो चलो ठीक है।